अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकंड ईयर का थर्ड लेक्चर है। इसके अंदर आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है रियल नेशनल इनकम एंड नॉमिनल नेशनल इनकम, हकीकी कौमी आमदनी और ज़री कौमी आमदनी। किसी भी मुल्क में एक साल के अरसे में जो भी अशिया और ख़दमात प्रोड्यूस होती हैं वो हकीकी आमदनी कहलाती हैं। अब हकीकी आमदनी और ज़री आमदनी में फ़र्क ये है कि हकीकी आमदनी जो रियल प्रोडक्शन आपके मुल्क में हो गई है वो हकीकी है, रियल इनकम है। अब जो अशिया बनी है, प्रोड्यूस हुई हैं, उनको मेजर करने के यूनिट्स डिफरेंट हैं। कुछ अशिया को ग्राम्स में मेजर किया जाता है, कुछ को मीटर्स में मेजर किया जाता है, जबकि कुछ को लीटर्स में मेजर किया जाता है। तो अशिया ख़दमात को उनकी प्राइस मालूम की जाती है, फिर उन्हें ज़र की फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, उन्हें मनी टर्म्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मुल्क के अंदर 1 टन गंदम, इट्स अ सपोज्ड वैल्यू, 1 टन गंदम प्रोड्यूस हुई है, तो जो 1 टन गंदम है उसे हम हकीकी कौमी आमदनी कहते हैं। और अगर अब इस 1 टन गंदम की वैल्यू जो है, प्राइस जो है वो 50,000 रुपीज़ है, तो जो 50,000 है वो उसकी ज़री आमदनी कहलाएगी। तो कीमत तो सबसे पहले ज़री आमदनी में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें अशिया ख़दमात की कीमतें मालूम करनी होती है। उसके बाद हम अशिया ख़दमात को ज़र की फॉर्म में या उनकी वैल्यू में मालूम कर लेते हैं उनकी। अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो इसका हरगिज़ से मतलब नहीं होता कि मुल्क में कौमी आमदनी बढ़ गई है, और अगर कीमतें कम हो गई हैं तो इसका भी हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि मुल्क में कौमी आमदनी कम हो गई है। इट डिपेंड्स ऑन द रियल इनकम और द प्रोडक्शन ऑफ द इकॉनमी, कि इकॉनमी की प्रोडक्शन कितनी हुई है। अगर तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है तो हम कहते हैं कि मुल्क में कौमी आमदनी ज़्यादा हो गई है, और अगर प्रोडक्शन यानी आपकी जो रियल इनकम है वो कम हुई है तो हम कहते हैं कि मुल्क में नेशनल इनकम कम है। अब जैसे इसमें एक टेबल बनाया गया है, टेबल इसमें मौजूद है। इसमें 2005 एंड 2010 का डाटा उन्होंने लिया है, और इससे उन्होंने ज़ाहिर किया है कि ज़री आमदनी और हकीकी आमदनी में क्या फ़र्क है। लुक एट द पोजीशन ऑफ द कर्सर। 2005 में ज़री आमदनी 500 थी, ठीक है, और कीमतों का मयार 100 है। अब हकीकी आमदनी कैसे मालूम की गई है कि 500 को प्राइसेस से डिवाइड किया गया है और मल्टीप्लाई 100 किया गया है, और जिससे हमारी हकीकी आमदनी भी 500 आई है। 2010 में हमारी ज़री आमदनी 1000 हो गई है, बिकॉज़ हमारी जो प्राइसेस हैं वो डबल हो गई हैं। यहाँ 100 थी 2005 में, 2010 में जो है ये 200 हो गई, मीन्स डबल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी नॉमिनल इनकम ज़री आमदनी को प्राइस पे डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जिससे अब इसको सॉल्व करेंगे तो 500। देखिए हकीकी आमदनी में कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि ज़री आमदनी ज़्यादा लग रही है। तो ये जो ज़्यादा हुई है, ये डबल हमें शो हो रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्राइसेस, क्योंकि प्राइसेस जो हमारी डबल हो गई हैं। रियल इनकम उतनी ही, यानी प्रोडक्शन में कोई फ़र्क नहीं आया, सिर्फ़ और सिर्फ प्राइसेस के ज़्यादा हो जाने की वजह से आपकी नॉमिनल इनकम ज़्यादा शो हो रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कितने मेथड से मेजर किया जा सकता है। फर्स्ट वन जो है हमारे पास वो है पैदावार का मजमुआ। पैदावार का मजमुआ यानी बाज़ारी कीमत के लिहाज से इसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। सेकंड जो है वो है आमदनी का मजमुआ, इनकम मेथड, आमिलीन के मुआवज़ों के मजमुए के लिहाज से। नंबर 3 जो है हमारा वो है कुल खर्च का तरीका, एक्सपेंडिचर मेथड। अब इनको सेपरेटली एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो है पैदावार का मजमुआ या बाज़ारी कीमत के लिहाज से, इसे प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है। डॉक्टर मार्शल की डेफिनेशन फर्स्ट सेक्शन में आपको बताई थी कौमी आमदनी की, जो है कि अशिया ख़दमात का वो मजमुआ जो किसी मुल्क के लोग अपने वसाइल को इस्तेमाल करके एक साल के अरसे में पैदा करते हैं, वो कौमी आमदनी कहलाती है। अब जो कुछ भी अशिया ख़दमात एक साल के अरसे में पैदा हुई हैं, हमें उनका एग्रीगेट फाइंड आउट करना है। अब उसमें क्या क्या शामिल होंगी, उसमें शामिल होंगे हमारे ज़री शोबे की पैदावार, ये उसमें हमारी हर तरह के क्रॉप्स शामिल हो जाएंगी, गंदम, चावल, गन्ना, कपास, सब्जियां, ईच एंड एवरीथिंग जो भी एग्रीकल्चरल हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें शामिल होंगी। नंबर 2 पे हमारी सनअती शोबे की पैदावार इसमें शामिल हो जाएंगी।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, इसमें शुगर है, क्लॉथिंग है, सीमेंट, मशीनरी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। नंबर थर्ड पर जो है वो है खिदमत से अंजाम देने वाले इदारे, यानी जो डिपार्टमेंट्स, जो इंस्टीट्यूट्स हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें बैंक्स आ जाएंगे, इसमें इंश्योरेंस कंपनीज़ आ जाएंगी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की डिफरेंट कंपनीज़ आ जाएंगी। उनके जो प्रॉफिट्स होंगे, जो प्रॉफिट्स एक साल के अरसे में वो अर्न करेंगे, वो इसमें इंक्लूड होंगे। इसके अलावा सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले पर्सनस, इंडिविजुअल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आ जाएंगे डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स, ये तमाम इसमें शामिल होंगे। उनकी सैलरीज़, उनकी वेजेस इसमें इंक्लूड होंगे। अब अशिया जो है अशिया को मैयर करने के मेथड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। अब किसी को हम मैयर करते हैं लेंथ में आएंगे तो हम उनको मीटर्स में, कोई ग्राम्स में, कोई किलोमीटर्स में, इस तरह से डिफरेंट उनके मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। सबसे पहले हमें उन अशिया जो है उनकी बाज़ारी कीमत के लिहाज से उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि अगर एक मुल्क के अंदर गंदम जो है वो 10 लाख मन गंदम प्रोड्यूस हुई और एक मन गंदम जो है वो 300 की है, तो हम 10 लाख को 300 से ज़रब दे देंगे तो हमें 10 लाख मन गंदम की मालियत मालूम हो जाएगी, वो है 30 करोड़। नेक्स्ट आ जाए चावल की बात है कि 5 लाख मन चावल एक मुल्क के अंदर प्रोड्यूस हुआ है और एक मन जो चावल है वो 1000 का है, तो 1000 को हम 5 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 करोड़ हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हम कपास और घी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, पर्सनस हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं। अगर एक मुल्क में 5000 डॉक्टर्स हैं और एक डॉक्टर एक साल में 1 लाख रुपया कमाता है, तो 1 लाख को इस 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 करोड़ आ जाएगा। सिमिलरली हम टीचर्स का और सिमिलरली लॉयर्स की भी जो है उनकी सैलरीज़ वगैरह को उनकी तादाद से मल्टीप्लाई करके हम मालूम कर लेंगे ये वैल्यू। अब टोटल कुल मालियत होगी, ये जो फोर्थ कॉलम है इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं इनको ऐड कर लेंगे तो लास्ट में एक हमें टोटल हासिल हो जाएगा, वो है 235 करोड़। ये 235 करोड़ जो है ये हमारी कुल कौमी आमदनी है। ये सपोज है कि एक, अब ये तो नहीं कि एक इकॉनमी के अंदर सिर्फ ये 4 चीज़ें ही प्रोड्यूस होती हैं, डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये एक मेथड आपको बताया गया कि इस तरीके से कौमी आमदनी को कैलकुलेट किया जाता है। अब इसके कौन सी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी एहतियात है, जब भी हम इसको मेजर करेंगे तो हमें कौन कौन सी एहतियात करनी होगी। नंबर 1 जो उसमें लिखा है वो है दोहरी गिनती का ख़तरा। हमने अवॉइड करना है डबल काउंटिंग को, डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि एक ही चीज़ 2 बार वो काउंट हो जाती है, तो उससे कौमी आमदनी का जो तखमीना है, जो अंदाज़ा है, वो गलत हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा शो होने लगती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कपास को ले लिया है, कपास की मालियत जमा कर ली है, तो उसके बाद कपास से बने हुआ धागा, कपड़ा और उसके रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं उनकी अलग मालियत को जमा नहीं किया जाएगा। या तो हम कपास जो है उसकी फ़र्स्ट फॉर्म लेने के बाद हम क्या करेंगे, धागा बनने और कपड़ा बनने में जो उसकी मालियत में इजाफा हुआ सिर्फ इजाफा लेंगे, बस इजाफे को ऐड करेंगे, या फिर लास्ट में जो कपड़ा पूरा तैयार हो चुका है या फिर उसकी मालियत को लिया जाएगा। इसमें एक छोटा सा टेबल बनाया गया है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पहले में क्या है कि अगर ये एक फ़र्नीचर बनने का उन्होंने एक प्रोसेस दिया है कि पहला मरला है ख़ाम लकड़ी है, उसकी मालियत 10,000 है, मालियत में इजाफा भी 10,000 है। दूसरे में क्या है, फ़र्नीचर से पहले तक की जो फॉर्म है, फुल जो तैयारशुदा फ़र्नीचर नहीं है, फ़र्नीचर से पहले तक की जो फॉर्म है वो 15,000 की हो गई है। अब इस 15,000 में ये 10,000 ख़ाम लकड़ी का ऐड है, यानी अब फ़र्नीचर से पहले तक की फॉर्म बनने में 15,000 रुपये लग गए हैं, तो इजाफा कितना हुआ है 5,000 का, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तैयारशुदा फ़र्नीचर 25,000 का, लेकिन इस तैयारशुदा फ़र्नीचर के अंदर फ़र्नीचर की पहले वाली फॉर्म तक जो खर्च हुआ है और जो ख़ाम लकड़ी का जो खर्च था वो भी इसमें शामिल है, तो इजाफा टोटल कितना हुआ है 10,000 का। देखिए 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10,000 रुपीज़। अब हमने 2 मेथड्स हैं, या तो आप इसकी फ़ाइनल फॉर्म ले लें, ये वाली फॉर्म तैयारशुदा फ़र्नीचर की 25,000, या फिर हम क्या करेंगे कि मालियत फ़र्स्ट फॉर्म की प्राइस लेकर और हर फॉर्म में होने वाले इजाफे को जमा करेंगे, जैसे 5,000 ये 10,000 इनको ऐड करेंगे, और तो ये देखिए दोनों का आंसर सेम है, या तो फ़ाइनल फॉर्म ली जाए या फिर फ़र्स्ट फॉर्म लेकर मालियत में होने वाले इजाफे को जमा कर लिया जाए, तो दोनों अप्रोच से एक ही जैसा आंसर आएगा।
अब जो नेक्स्ट प्रिकॉशन है वो है हमारी हॉबी रिक्रिएशन, तफरी तबा के खातिर, यानी कि वो काम जो हम लोग अपने लेयर टाइम में करते हैं, फ्री टाइम में करते हैं, उनसे जो हमें आमदनी हासिल होती है वो इसमें शामिल नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर गार्डनिंग कर रहे हैं या मुर्गबानी कर रहे हैं या मुर्गियाँ पाली हुई हैं अपने शौक़ के लिए, तो उससे अगर हमें कोई इनकम हासिल हो रही है तो वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी। नेक्स्ट वन जो है वो है बिला मुआवजा खिदमात, सेल्फ़ प्रोवाइडेड सर्विसेज। ख़वातीन जो घर में काम करती हैं, कपड़े सीना, खाना बनाना वगैरह, तो उसकी भी जो पेमेंट्स होती हैं वो इसमें शुमार नहीं की जाती। बिलवास्ता टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर से बता चुकी हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो वो कीमत में से माइनस कर दिया जाता है, तो वो इसमें शामिल है, क्योंकि बिलवास्ता टैक्स गवर्नमेंट की इनकम होती है, तो उसको नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आमदनियों का मजमुआ या आमिलीन के मुआवज़ों के हिसाब से आमदनियों का मजमुआ। फर्स्ट ईयर में आपको ये बात अच्छे से एक्सप्लेन कर दी गई थी कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, और इनके रिवॉर्ड्स होते हैं। रिवॉर्ड्स, लैंड का रिवॉर्ड होता है रेंट, और लेबर का रिवॉर्ड होता है वेज, कैपिटल का रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट, एंड ऑर्गेनाइजेशन का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। तो ये जो इनके रिवॉर्ड्स होते हैं, अगर हम इन सब को ऐड कर दें तो हमें आमदनियों के मजमूए के लिहाज से इनकम मेथड के से हमें जो है कौमी आमदनी हासिल हो जाती है, क्योंकि जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है जब वो सेल आउट हो जाता है तो वो तमाम आमदनियों की सूरत में ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हासिल हो जाता है। अब इसमें फ़र्स्ट वन जो है वो है लगान। लगान यानी रेंट, ज़मीन का रिवॉर्ड जो है, हमारी लैंड का रिवॉर्ड रेंट होता है लगान। अब इसमें हर तरह की जो ज़मीन है, मकानों का किराया वगैरह इसमें शामिल होगा। नेक्स्ट जो आ जाते हैं, नेक्स्ट है उजरतें, वेजेस। वेजेस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हों, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हो, उनकी सैलरीज़, उनकी वेजेस, उनकी पेंशन, उनके सोशल वेलफेयर फंड्स वगैरह इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्ट, सूद। इसमें हर किस्म के कर्ज़ों का सूद शामिल हो जाएगा। इसमें जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ जो हैं उनके बॉन्ड्स पर हासिल होने वाला इंटरेस्ट भी इसमें शामिल होगा, और जो कर्ज़ा दिया जाता है वो तमाम तरह का कर्ज़, उस पर हासिल होने वाला जो सूद है वो इसमें शामिल होगा। मुनाफाजात, प्रॉफिट्स, इंडिविजुअल बिज़नेस जो है, इनफरादी बिज़नेस हो, इनफरादी जो है वो भी पार्टनरशिप में जो किया जा रहा है वो भी, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो इसमें ऐड किए जाएंगे। अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये वाली है कि कौमी आमदनी बराबर है लगान जमा उजरत जमा सूद जमा मुनाफाजात। वाई जो है वो कौमी आमदनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशनल इनकम को, इज इक्वल टू आर जो है रेंट को शो कर रहा है, प्लस डब्ल्यू वेजेस यानी उजरत, प्लस आई ये इंटरेस्ट यानी सूद को, जो पाई है वो प्रॉफिट को शो कर रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, इसमें है एहतियातें, प्रिकॉशंस। इसमें कौन कौन सी हमें एहतियात करनी होगी उसको देख लेते हैं कि सबसे पहले जो हैं इंतकाली अदायगियाँ इसमें शामिल नहीं की जाएंगी, ट्रांसफ़र पेमेंट्स को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। आपको बताया था मैंने कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं, कि वो पेमेंट्स जो आपको विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको हासिल हो जाती हैं। इसमें ज़कात, स्कॉलरशिप्स, पेंशन्स, गिफ्ट्स इसमें शामिल हैं। गैर कानूनी वसूलियाँ हैं। गैर कानूनी वसूलियाँ यानी इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं, इमोरल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, उनसे अगर आपको कोई आमदनी हासिल हो रही है तो वो भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी। इसमें जैसे चोर बाज़ारी है, रिश्वत है, स्मगलिंग है, डाका ज़नी है, इनसे जो आमदनी हासिल होगी वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी। कुल खर्च का तरीका, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कुल खर्च का तरीका। इसके अंदर जो कुछ भी आपको याद है कि प्रोफेसर फिशर की जो डेफिनेशन थी नेशनल इनकम की, उसके मुताबिक जो कुछ भी खर्च किया जाता है वो साल भर के में जो कुछ भी सर्व किया जाएगा, जो कुछ भी खर्च किया जाएगा, उसका मजमूआ कौमी आमदनी कहलाएगा। तो जो कुछ भी मुल्क के अंदर पैदा होता है, अशिया खिदमत पैदा होती हैं, उनकी ख़रीदारी के ऊपर खर्च किया जाता है। तो उन सबको अगर उस तमाम अखराजात को जमा कर लिया जाए तो हमें कुल खर्च के तरीके से कौमी आमदनी हासिल हो जाएगी। इसमें जो है, इसमें निजी सरफी खर्च सबसे पहले ऐड किया जाता है। प्राइवेट कंजम्पशन, इसमें कौन कौन से अखराजात शामिल होंगे? इसमें आम अफराद जो अपने खाने पीने के ऊपर, रहने सहने के ऊपर, डेली रूटीन में जो खर्च करते हैं वो इसमें शामिल होगा। इसमें सरकारी सरफी खर्च शामिल होगा। सरकारी सरफी खर्च इसके अंदर शामिल होगा। गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर्स करती है, गवर्नमेंट आवाम की फलाह व बहबूद के लिए करती है। गवर्नमेंट जो है हमारे
दिफा के लिए ख़र्च करती है, हमारी तालीम के ऊपर ख़र्च करती है, सेहत के ऊपर ख़र्च करती है, तो वो तमाम इसमें वो अखराजात इसमें शामिल होंगे। निजी सरमायाकारी, आम अफराद जो सरमायाकारी करते हैं, इंडिविजुअल जो सरमायाकारी करते हैं, छोटे सा कारोबार करते हैं, शॉप बना लेते हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है वो उसके अखराजात वो शामिल होंगे इसमें। सरकारी सरमायाकारी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट भी नहरें बनाती है, सड़कें बनाती है, रेलवे लाइंस बिछाती है और इसके अलावा बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो तमाम इसमें शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो अब इससे जो हमें एक इक्वेशन हासिल होती है वो देखिए, इक्वेशन को कैसी है कि y = c + i, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है जबकि ये i है और टाइपिंग एरर है। y = c + s, ये इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। कौमी आमदनी बराबर है सर्फ जमा बचत, कौमी आमदनी बराबर है सर्फ जमा सरमायाकारी। y = c + s, y = c + i, c कंजम्पशन खर्च प्लस i इन्वेस्टमेंट और y नेशनल इनकम। इट्स कैपिटल I, जो इससे पहले एक मैंने आपको I पढ़ाया है वो I स्मॉल i है, वो इंटरेस्ट रेट सूद के लिए इस्तेमाल होगा और जो कैपिटल I है वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होगा। और C कंजम्पशन प्लस S होगी सेविंग और Y है नेशनल इनकम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।